नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे 5 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है इससे पहले कि आप लोग अपना कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस स्टार्ट करो इंडिया में। कोल्ड स्टोरेज के ऊपर पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, एंड दोनों वीडियोस पे काफ़ी व्यूज़ आए, काफ़ी कमेंट्स आए। मेरे को कमेंट्स में सब लोगों ने ये कहा था कि आपने इसमें ये बताया है कि कोल्ड स्टोरेज की क्या प्रॉब्लम है, बट हमें एक ऐसा भी वीडियो चाहिए जिसमें आप हमें ये बताओ कि अगर हमें कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस खोलना है तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस वजह से मैं ये वीडियो अब बना रहा हूँ। देखिए, कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम जो है वो मैंने बहुत डिटेल में उन वीडियोस में आप लोगों को बताई थी। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली साउथ एंड सेंट्रल इंडिया में, बिकॉज आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पे ऑल ओवर द ईयर वहाँ पे जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, तो वहाँ पे ठंड वगैरह ज़्यादा नहीं होती, तो इस वजह से बहुत सारे आइटम्स जो है वो स्पॉइल हो जाते हैं एंड 25 to 30% जो प्रोड्यूस होता है फार्मर्स का वो वेस्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़। तो अब बात आती है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ मेरे को कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस खोलना है, तो अब मेरे को क्या क्या चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ होगी पेपर वर्क एज़ पर योर रीजन। आप किस स्टेट में रह रहे हो या फिर आप किस स्टेट में काम शुरू करना चाहते हो ये मेरे को नहीं पता है। मैं इतना जानता हूँ कि आप इंडिया में कोल्ड स्टोरेज का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, जो ये कोल्ड स्टोरेज के जो बिज़नेस स्टार्ट करने के जो रूल्स होते हैं ये रीजन टू रीजन स्टेट वाइज डिपेंड करेगा। किसी स्टेट में हो सकता है आपको कुछ क्लियरेंसेस लेनी हो, किसी स्टेट में हो सकता है आपको थोड़ी ज़्यादा क्लियरेंसेस लेनी हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में खोल रहे हैं कोल्ड स्टोरेज तो उसके लिए हो सकता है कुछ अलग रूल्स हो, राजस्थान के लिए अलग रूल्स हो, हरियाणा के लिए अलग हो। तो ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो रूल्स हैं, कुछ तो बहुत कॉमन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो वो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। बट कुछ क्लियरेंसेज ऐसे होते हैं जो स्टेट रिलेटेड होते हैं। अब जैसे अगर आप लोग नितिन गडकरी जी को फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाके वो देखते हैं कि काम कैसे चल रहा है, नेशनल हाईवे का कैसे काम हो रहा है, एक्सप्रेसवे कैसे बन रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। वो जिस भी स्टेट में जाते हैं एंड जिस भी स्टेट के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को जो सीएम होते हैं उनको एक ही बात कहते हैं कि आप फॉरेस्ट क्लियरेंसेज एंड लैंड एक्विजिशन का आप ध्यान रखिए और सब मैं देख लूँगा। कंस्ट्रक्शन हो गई, डेडलाइन हो गई, मटेरियल हो गया, वो सब वो ध्यान रखते हैं। मेन चीज़ वो स्टेट गवर्नमेंट को यही कहते हैं कि आप लैंड एक्विजिशन एंड फॉरेस्ट क्लियरेंसेस का ध्यान रखिए। सिमिलरली, जब आप कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस आप खोलने जा रहे हैं तो आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से चलना होगा। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट आपको कहे कि आप ये 4 क्लियरेंसेस ले लो एंड यू आर गुड टू गो। हो सकता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट कहे नहीं, आप ये 10 क्लियरेंसेस लो। तो ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है। अब मान लीजिए मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ एंड वो जो है आगे आने वाले टाइम में चेंज हो जाते हैं, या जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो रूल्स चेंज हो गए, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलैक्स रूल्स रख दिए या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स रख दिए। अब जैसे आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूल हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो सब्सिडीज़ दी जाती है महाराष्ट्र में अलग दी जा रही है, उत्तर प्रदेश में अलग दी जा रही है, दिल्ली में अलग दी जा रही है। हर स्टेट के अपने अपने रूल्स हैं। तो इसलिए आप कौन से स्टेट में रह रहे हो आप उसके हिसाब से चेक करिए कि कौन से मेरे को पेपर वर्क करने हैं। जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने कोल्ड स्टोरेज के हिसाब से रूल्स बना रखे हैं आप उसके हिसाब से चलिए। सेकंड पॉइंट आता है लोकेशन। अब आप लोग ने डिसाइड कर लिया आपको कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस खोलना है, आप लोग ने पेपर वर्क भी देख लिया। अब आप अपने स्टेट में ये देखिए कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए क्या होता है, अगर आप कोल्ड स्टोरेज दिल्ली में खोल लोगे, मान लीजिए आप लोग दिल्ली में रह रहे हैं, या फिर चलिए मैं उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग कहें मैं कोल्ड स्टोरेज नोएडा में खोलूँगा, ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। लखनऊ में खोलूँगा, कानपुर में खोलूँगा, इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं इसको किसी टायर 3 सिटी या फिर किसी सब अर्बन एरिया या फिर रूरल एरिया में खोलना पड़ेगा। उसका रीज़न सिंपल सा ये है, देखिए कोल्ड स्टोरेज जो है ना वो बेसिकली उसमें जो आपके कस्टमर्स होंगे वो आपके फार्मर्स होंगे, या आपके जो ट्रेडर्स होते हैं जो फार्मर से लेके जो बेचते हैं, जिनको हम लोग मिडिलमैन वगैरह बोलते हैं, वो लोग होंगे। एंड जब ये लोग होंगे तो आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू बी नियर दैट एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पे आपका प्रोड्यूस बन रहा है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे क्रॉप्स उग रहे हैं, आपको उसके आसपास ही रहना होगा ताकि आप लोग एकदम से जो है उनको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी दे सको। देखिए, जो फार्मर है उसको अगर रूरल एरिया में ही ये फैसिलिटी मिल जाए तो जब तक उसको मिडिलमैन नहीं मिलता, जब तक उसको ट्रेडर नहीं मिलता, तब तक वो तो अपना स्टॉक आपके पास रख सकता है। तो कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस में आपको जो लोकेशन सेलेक्ट करनी है वो या तो रूरल एरिया में होनी चाहिए या सबअर्बन एरिया में होनी चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टायर 3 सिटी में। मतलब इट शुड बी नियर दी एरिया ऑफ प्रोड्यूस, जहाँ पे क्रॉप्स उग रहे हैं, जहाँ पे फार्मर्स हैं, जहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, उसके आसपास ही आपका लोकेशन होना चाहिए। एंड प्लस आसपास आपको ये भी देखना है कि
विद इन अ स्पैन ऑफ 10 to 25 किलोमीटर्स और कौन कौन से कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, अगर हैं तो वो लोग क्या ऑफ़र कर रहे हैं, मैं क्या बेटर ऑफ़र कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें तो फिर कंपटीशन में आ जाती हैं। बट यहाँ पे अगर हम लोकेशन की बात करें, इंडिया में देखिए बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे आपको 10 to 15 किलोमीटर्स के रेडियस पे कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग चाहो तो वहाँ पे जाके अपना कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी खोल सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स, मिडिलमैन भी मिल जाएंगे अपना सामान रखने के लिए, एंड आपकी काफ़ी अच्छी इनकम भी उसमें हो सकती है। थर्ड पॉइंट होगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई एंड बेसिक एमिनिटीज़। आप कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस चला रहे हो, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिजली, एंड वो भी 24 घंटे बिजली आना वहाँ पे। देखिए जरा सा बिजली गई एंड आपका जो रेफ्रिजरेशन है वो ऑफ हो गया, तो उसके बाद जो वहाँ पे सामान है ना, वो सारे का सारा स्पॉइल हो जाएगा, तो उसका कोई फिर फ़ायदा नहीं है। तो अब जिस भी शहर में, जिस भी गांव में, जहाँ पे भी आपको कोल्ड स्टोरेज खोलना है, वहाँ पे आपको बिजली सप्लाई, वाटर सप्लाई प्लस उसके अलावा जो बेसिक अम्यूनिटीज़ होती हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है, केवल एक कोल्ड स्टोरेज एक स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे आपके कुछ एम्प्लॉयज़ भी काम करेंगे, तो उनके लिए भी कुछ बेसिक अम्यूनिटीज़ वगैरह आसपास होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 किलोमीटर्स कुछ दुकानें वगैरह भी हों, जैसे कभी कभी होता है एम्प्लॉयज़ को स्नैक्स वगैरह चाहिए होते हैं, ऑल दो थिंग्स, या फिर कोई स्टेशनरी आइटम चाहिए हो, या फिर कोई और चीज़ें चाहिए हो, उनके लिए भी फैसिलिटीज़ हो। एंड मेनली इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई तो होनी ही चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है तो आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने जो भी हेडक्वार्टर्स हैं या फिर जो भी आपके मेन ऑफिस वगैरह है, आप उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग चीज़ें आपको कम्युनिकेशन करने में आसानी होगी, व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, वो सब चीज़ें भी आप देख सकते हैं। तो ये जो बेसिक कम्युनिटीज़ होती हैं, बिजली, पानी, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी बहुत ज़रूरी है, जो भी आपकी लोकेशन है। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो आप ये भी कर सकते हो कि आप अपनी फैसिलिटी में जो है सोलर पैनल इंस्टॉल करवा लीजिए। सोलर पैनल जब आप लोग इंस्टॉल करवाएंगे तो आपके लिए क्या है, फ्री बिजली है भाई, सन से बिजली आ रही है एंड वही आपका रेफ्रिजरेशन वगैरह पूरा देख रही है। हालांकि ये वाली जो बिजली होती है ना, ये थोड़ी सी वेरिएबल होती है, थोड़ी फ्लक्चुएशंस वगैरह होती है, तो हो सकता है रेफ्रिजरेशन के हिसाब से अभी उतनी सही ना हो, बट हाँ अगर पॉसिबल हो तो बुराई क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्जर्स भी कुछ खुल गए हैं जिसमें ऊपर सोलर पैनल लगे होते हैं, तो आप चाहो तो ये चीज़ें कर सकते हो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि एक हाइब्रिड सोल्यूशन आप रख सकते हैं कि आपने सोलर पैनल एंड प्लस उसकी एक बैटरी लगवाई हुई है एंड आपकी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट हो तो आपका सोलर पैनल टेक ओवर कर लें। फोर्थ पॉइंट होगा लॉजिस्टिक्स। अब देखिए रोड्स बहुत सारी बन रही हैं इंडिया में, रेलवेज़ भी बहुत सारे बन रहे हैं, DFCs भी बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। उसके अलावा छोटे छोटे एयरपोर्ट्स वगैरह भी बन रहे हैं। आपका जो भी कोल्ड स्टोरेज हो उसमें आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है या नहीं है। उसके अलावा नियरेस्ट एक्सप्रेसवे कितना दूर है, क्योंकि अब एक्सप्रेसवेज बहुत सारे बन रहे हैं इंडिया में, तो आप लोग को बहुत सारे एरियाज़ ऐसे मिल सकते हैं। जैसे यूपी में आप देखो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, या फिर गंगा एक्सप्रेसवे जैसे अभी बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, या फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश सब आएगा ये। तो आप ये देख सकते हो कि भाई मेन एक्सप्रेसवे कितना दूर है, जिस लोकेशन पे मैं हूँ वहाँ से नियरेस्ट जो शहर है वहाँ तक रोड कनेक्टिविटी कैसी है, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोल्ड स्टोरेज तो खोल लिया बट वहाँ पे जो मिडिल मैन या जो फार्मर जो सामान रख रहा है उसको वो ट्रांसपोर्ट करने की वहाँ पे फैसिलिटी ना मिले। इसके अलावा अगर आप लॉजिस्टिक्स वैसी कर रहे हैं जिसमें रेलवेज़ भी इन्वॉल्व है, तो आपको ये भी देखना है कि DFCs आसपास हैं या नहीं है, रेलवे स्टेशन कौन से हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स वगैरह कौन से हैं आसपास, ये भी सब आपको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपका कोई एयर कार्गो है तो आपके लोकेशन से एयरपोर्ट कितना दूर है, आपको ये भी देखना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ ट्रक्स भी ऐसे हैं जिनमें कोल्ड स्टोरेज इनबिल्ट होता है। इसके अलावा आपकी किसान रेल चल रही है, किसान रेल में भी आपका रेफ्रिजरेशन वगैरह होता है। तो किसान रेल की कितनी कनेक्टिविटी है, क्योंकि किसान रेल के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप देखो किसान रेल एक काफ़ी अच्छा एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर फार्मर्स। एंड अगर आपका जो कोल्ड स्टोरेज है वो किसी किसान रेल के स्टेशन के आसपास है या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ पे किसान रेल की कवरेज है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा उससे हो सकता है। अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो तो जो EDFC और WDFC जो बन रहा है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इन पे किसान रेल चलेगी। तो ये जहाँ पे भी बिल्डअप हो रहे हैं, जहाँ पे भी जिन भी स्टेट से ये गुजर रहे हैं, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग उन स्टेट्स में रह रहे हो, अगर आपके स्टेट से EDFC या WDFC गुजरता है तो आप ये देख सकते हैं कि भाई मेरे को वहाँ पे कोई जगह ऐसी मिल सकती है जहाँ पे वो EDFC या WDFC का कोई स्टेशन भी आसपास हो एंड प्लस लॉजिस्टिक पार्क भी हो, और मैं ये सारी और मैं एक अच्छी कनेक्टिविटी अपने कस्टमर्स को दे सकूँ। फिफ्थ पॉइंट होगा कैपेसिटी। अब देखिए कैपेसिटी से मेरा क्या मतलब है, आपने
पेपर वर्क देख लिया आपने, लोकेशन देख ली आपने, ये देख लिया कि भाई बिजली की अच्छी सप्लाई है, अम्यूनिटीज़ हैं, सब कुछ है, आपने लॉजिस्टिक्स भी देख लिया। अब आपको ये देखना है कि वहाँ पे डिमांड कितनी है। जब आपने ये देखा कि वहाँ पे डिमांड कितनी है, कितने आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, मिडिलमैन हो चाहे फार्मर्स हो या फिर चाहे कंपनीज हो, आपको वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखनी है, आपको उसकी एक एनालिसिस करनी है, उसकी एक रिसर्च करनी है। उसके बेसिस पे आपको अपनी कैपेसिटी बनानी है कि मेरे को कितने मेट्रिक टन्स का कोल्ड स्टोरेज बनाना है, कितना मेरे को कैपेसिटी रखनी है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको डिमांड के हिसाब से देखनी पड़ेंगी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आपने बहुत बड़ा कोई कोल्ड स्टोरेज बना दिया जहाँ पे 100 की उम्मीद है, जहाँ पे 100 की डिमांड है, वहाँ पे आपने 1000 की कैपेसिटी बना दी। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको वहाँ पे रिसर्च करनी होगी, आपको देखना होगा, एंड प्लस खोलने से पहले, कंस्ट्रक्शन से पहले आप वहाँ पे जाके एक सर्वे करिए, वहाँ के फार्मर से बात करिए, वहाँ के जो मिडिल मैन हैं उनसे बात करिए कि भाई यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की क्या फैसिलिटीज़ हैं एंड यहाँ पे कितनी डिमांड है। अगर हम ऐसा कोई कोल्ड स्टोरेज खोलते हैं, जैसे वो कहते हैं ना मार्केट रिसर्च जो होती है, आपको वो करनी पड़ेगी वहाँ पे। उस मार्केट रिसर्च के बेसिस पे प्लस अपने बजट के बेसिस पे आपको एक कैपेसिटी के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज वहाँ पे खोलना है। जैसे जैसे डिमांड बढ़े आप एक्सपेंशन अपना कर सकते हैं, तो कैपेसिटी जो है वो डिमांड के हिसाब से होगी। एंड जो भी आपकी कैपेसिटी हो उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्रूट्स की ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए आपको या वेजिटेबल्स की ज़्यादा चाहिए, फ्रोज़न आइटम्स की ज़्यादा चाहिए। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई कोल्ड स्टोरेज ऐसा होता है जिसमें कंपनीज़ ने भी हायर किया हुआ होता है। अब मान लीजिए आपको पता है कि भाई आपकी 50% कैपेसिटी जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की है, बट एक कंपनी है जो आपको कह रही है कि भाई आप 50% फ्रोज़न आइटम्स की रखो, हम अपने आइटम्स आपके कोल्ड स्टोरेज में रखवाएंगे। तो आपको उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। आपको कितने फ्रोज़न आइटम्स रखने हैं, कितने आपको नॉर्मल रेफ्रिजरेशन में रखना है। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको 2 से 8 डिग्री चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जिनको माइनस में टेम्परेचर चाहिए। आपको प्रोडक्ट के हिसाब से भी अपनी कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। आई होप गाइस ये 5 पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हों, और कोई पॉइंट आपको मन में आ रहा हो जो मैंने इस वीडियो में मिस किया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हो तो जो इंसान ने ये वीडियो देखा है ना, उसको भी हेल्प मिलती है। क्योंकि कोई अगर कमेंट्स में जाएगा तो उसका भी माइंड खुलेगा। मान लीजिए जैसे मैंने ये 5 पॉइंट्स बोले, आपने कहा कि नहीं ये 6ठा पॉइंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वो कमेंट्स में लिख दिया, तो जो और व्यूअर्स हैं उनको भी फायदा होता है। एनीवेज गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।